वंचक नमस्कार। मैं वंचक आतंकवादी द मोहित श्रीवास्तव आप सभी लोग का स्वागत करता हूं आतंक समाचार के आक्रमण कार्यक्रम में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आक्रमण एक साक्षात्कार कार्यक्रम है जहां पर मैं प्रश्नों का आक्रमण करता हूं अपने साक्षात्कार देने वाले के सामने, और वो उस प्रश्न का उत्तर देते हैं अपने हिसाब से। तो आज मेरे इस आक्रमण की अगली कड़ी में हमारे साथ हैं बिहार के रंगमंच से जुड़े हुए एक बहुत बड़ा नाम, जो कि एक्टिंग गुरु के तौर पे जाने जाते हैं, श्री साकेत शाही। और आज मैं इनसे बात करूंगा रंगमंच के बारे में और सिनेमा इंडस्ट्री और क्षेत्रीय सिनेमा इंडस्ट्री और इससे जुड़े अलग अलग पहलुओं के बारे में, जिसमें बात होगी जातिवाद की, जिसमें बात होगी भाई भतीजावाद की, जिसमें बात होगी कास्टिंग काउच की और अलग अलग मुद्दों की, जो मैं इनसे बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं श्री साकेत शाही जी का। नमस्कार। सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि आप इस रंगमंच से, इस सिनेमा क्षेत्र से जुड़े तो जुड़े क्यों? देखिए, बहुत दिन पहले की बात है। लगभग 2004-5 की बात रही होगी। बिहार में उस समय फिल्मों का काफ़ी क्रेज हुआ करता था, और उससे प्रभावित होकर और अपने अंदर में कुछ वैसा कुछ अनुभव किया हमने कि शायद मैं इस क्षेत्र में कुछ कर सकता हूँ। तो मैंने सबसे पहले विधिवत एक ट्रेनिंग ली, और ट्रेनिंग लेने के बाद तब मैं इस क्षेत्र में आया। मतलब आप शुरू से ही रंगमंच के प्रति उत्सुक थे, या फिर ये चीजें आपको बाद में प्रभावित किया? नहीं, मैं शुरू से नहीं इसके प्रति आकर्षित था, लेकिन हाँ, आफ्टर ग्रेजुएशन मैं इसके तरफ थोड़ा सा आकर्षित हुआ। और आकर्षित होने के बाद कहा जाता है कि ग्रेजुएशन के बाद लोगों का दिमाग खुल जाता है। तो मैंने भी बजाते ट्रेनिंग लेके इस लाइन में एंट्री किया, और तब से लेके आज तक मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब आप कितने वर्षों से इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? लगभग समझ जाइए 16 साल हो गए, 15-16 साल हो गए। तो आपने बहुत सारे लोगों को एक्टिंग सिखाया, बहुत सारे लोग अलग अलग क्षेत्र में आपके काम कर रहे होंगे। मेरा आपसे एक सवाल है, जो शुरुआती सवालों में से एक है, कि आप इस रंगमंच को कैसे परिभाषित करते हैं, कैसे देखते हैं? आपके नज़र में ये रंगमंच है क्या? देखिए, रंगमंच और फिल्म दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, रंगमंच का मतलब हो गया थिएटर, लेकिन मैं जुड़ा हुआ हूँ फिल्म इंडस्ट्री से, यानी मैं कैमरा से रिलेटेड जुड़ा हुआ हूँ। रंगमंच में आपको कैमरा नहीं होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है, एक मंच होता है, और उस मंच पर जो है सो कलाकार आकर अभिनय करते हैं, जिसे लोग थिएटर कहते हैं। तो थिएटर से मेरा ताल्लुकात ज्यादा नहीं रहा है, मैं फिल्म से रिलेटेड रहा हूँ, कैमरा से रिलेटेड रहा हूँ। तो आप अपने सिनेमा के अनुभव के बारे में बताएं कि आपको कैसा लगा, कि आप सिनेमा को कैसे देखते हैं, सामाजिक नज़रिए से और सिनेमा के नज़रिए से? देखिए, फिल्म जो है सो एक बहुत बड़ा जनसंचार का माध्यम है। इसमें आपको एंटरटेनमेंट तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ एक मोरल होती है, एक शिक्षा होनी बहुत जरूरी है, जो पहले हुआ करती थी। लेकिन वर्तमान में जिस तरह की फिल्में बन रही हैं, उसमें शिक्षा का कहीं ना कहीं अभाव हो गया है, और पूरी तरह से एंटरटेनमेंट, आनंद, मनोरंजन के ऊपर ये केंद्रित हो गई है, जिसके कारण इसमें काफी बदलाव भी आए हैं, काफी निगेटिव चीजें भी इसमें आई हैं, जिसका लोग आजकल वर्तमान में विरोध भी कर रहे हैं। नहीं, तो अगर सिनेमा के इतिहास में जाऊँ, अगर मैं आलम की बात करूँ, अगर मैं राजा हरिश्चंद्र की बात करूँ, वहाँ से जो सिनेमा का, भारतीय सिनेमा का जो ट्रेंड शुरू हुआ, मैं भारत की बात कर रहा हूँ, भारतीय सिनेमा का जो ट्रेंड शुरू हुआ, बाद में शोले, मदर इंडिया टाइप की बहुत अच्छी अच्छी सिनेमाएँ आई। अच्छी इन द सेंस कि उसको लोगों ने समर्थन किया। फिर अभी हम लोग आ रहे हैं, तो आप हमें एक बार ये बताएं कि शुरुआती सिनेमा, मिडिल सिनेमा और अभी के सिनेमा में आपको क्या क्या अंतर दिखता है? जैसे कि आपने बोला कि अभी नकारात्मकता ज़्यादा फैल रही है, आप एक बार प्रकाश डालें शुरुआती में, मिडिल में और अभी तक में, शुरू वाले सिनेमा में क्या आपको लगता है? फिल्म इंडस्ट्री की जब शुरुआत हुई, तो उस समय
फिल्म जो है सो समाज का एक आईना हुआ करती थी। समाज में जो समस्याएं होती थी उस समस्याओं को लेकर और उसका समाधान दिखाते हुए फिल्में बनाई जाती थी। तो इसमें जैसे नया दौर एक फिल्म आई थी दिलीप साहब की, काफी जो है सो पॉपुलर भी हुई। उसमें दिखाया गया था कि जैसे बैलगाड़ी से शुरू में खेती हुआ करती थी और एक ट्रैक्टर का युग आया, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं हुई, किसानों को बहुत सारा जो है सो उससे दुष्प्रभाव भी मिला कि भाई हमारे जो है सो बैल क्या क्या होगा, अब हम खेती कैसे करेंगे। एक तरह से समझिए कि बिजनेस माइंडेड लोग सब आ गए। तो इस चीज को लेके एक फिल्म बनी नया दौर, और उस फिल्म में दिलीप साहब ने इसका विरोध किया, वो इस फिल्म के नायक थे। तो इस तरह की चीजों को लेकर फिल्म बनाई जाती थी कि समाज में क्या क्या समस्याएं, अच्छा ये समस्याएं हैं और इसका समाधान क्या हो सकता है, उसके आधार पर स्क्रिप्टिंग होता था और उस तरह की फिल्म आती थी जिससे समाज में सीखने को मिलता था कि अच्छा इस तरह का अगर हम समस्या आएगा तो हम इसको इस तरह से फेस करेंगे। लेकिन धीरे 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 फिल्म का प्रारूप बदलता चला गया, उसमें ग्लैमर घुस गया, एक्शन घुस गया, लोग पैसा कमाना उसमें समझिए कि बिजनेसमैन लोग आ गए, और जो कलात्मक लोग थे उनका कहीं ना कहीं अभाव होता चला गया। तो एक तरह से देखिए कि कहानी में जो है सो बहुत स्तर गिर गया, मेकिंग का स्तर ऊंचा हुआ, इसमें कोई दो मत नहीं है। पहले जो मेकिंग हुआ करती थी, वर्तमान में मेकिंग काफी अच्छी होती है, लेकिन सिर्फ मेकिंग करने से ही नहीं होता, फिल्म में एक कहानी होती है, एक मोरल होता है, एक शिक्षा होनी चाहिए फिल्म में। इस सबका धीरे 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 पतन होता चला गया और वर्तमान में तो बिल्कुल अभाव दिखता है, और इसका प्रभाव आपको दिखता है कि बॉलीवुड में इसी कारण बॉलीवुड की फिल्में फ्लॉप हो रही है। ठीक है, आपने बोला नया दौर की बात और बहुत अलग अलग बातें बोली कि आप ऐसे ऐसे सिनेमा प्रभावित करता था। अभी भी वो चीज़ें हो रही है, लेकिन वो चीज़ें कम हो गई है या लगभग नकारात्मक हो गई है। मैं यहाँ पर एक बात करना चाहूँगा कि चलिए पहले की सिनेमा जो थी सो थी, उसके बाद आया सिनेमा, उसके बाद अभी का दौर आया है। तो अभी ये जो सिनेमा है ये हमारे सामाजिक परिवेश में इतना बुरे दौर से क्यों गुजर रहा है, या फिर आज ये इतना नकारात्मक क्यों हो गया है? क्या यह सिर्फ पैसा कमाने का जरिया बन गया है, या फिर दर्शक ही ऐसा चाहते हैं इसलिए मेकर जो है इस तरह से जा रहे हैं? देखिए, दर्शक बहुत है, जितने दर्शक हैं उतना टेस्ट है, और कुछ अच्छे दर्शक भी हैं, कुछ खराब दर्शक भी हैं। लेकिन फिल्म मेकर जो है ना, फिल्म मेकर की सोच ही बदल गई है। मेकिंग के स्तर को उन्होंने नीचा करते हुए कॉमर्शियल स्तर को उन्होंने ऊंचा उठा दिया है। यानी उनका मुख्य जो ध्येय है वो है पैसा कमाना, और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए, जनती लोगों के दिमाग में अपना स्थान बनाने के लिए वो तरह तरह से अलग अलग चीजें करते रहते हैं। जिसमें मान लीजिए कि ग्लैमर जो है, ग्लैमर सबसे ज्यादा, चमक दमक किसको नहीं आकर्षित करता है। पहले की फिल्में बहुत अच्छी हुआ करती थी, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट होती थी तो नहीं अच्छी लगती थी, और वही खराब फिल्में आप कलरफुल में देखिए तो अरे रंगीन है, अच्छा लग रहा है। इस मानसिकता का मेकर्स ने फायदा उठाया, और इन सब चीजों को डाल डाल के उन्होंने फिल्म के स्तर को काफी गिरा दिया, क्योंकि वो कहानी पर मेहनत नहीं करते थे। नहीं, अगर मैं बात करूं, जैसे आपने कहानी की बात बोली, अभी का दौर तो रहने दीजिए, अभी से हम थोड़ा सा पहले 2-3 साल 4 साल पहले प्री कोरोना के दौर में जाते हैं। ठीक है, उस समय बहुत सारे ऐसे मूवीज आती थी और अभी भी आते हैं जिसमें कहानी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो बॉक्स ऑफिस पे पिट जाते हैं। और कुछ ऐसी सिनेमाएं आती है जिसमें कहानी कुछ नहीं होता, लेकिन वो बॉक्स ऑफिस पे सुपर डुपर हिट कर जाता है। तो आप कह रहे हैं कि कहानियां ही नहीं है, दूसरी तरफ देखें तो कहानियां तो बहुत सारे सिनेमाओं में है। कबीर सिंह सुपर हिट कर जाता है, लेकिन जलेबी जैसी मूवी जहाँ पे प्यार के प्रति बहुत अच्छी सीख दी जाती है वो पिट जाती है। इसी तरीके से और भी बहुत सारी सिनेमाएं हैं जहाँ पे कहानियां होती है लेकिन वो पिट जाती है क्योंकि वो दर्शक ही नहीं देख रहे हैं। तो मेकर को क्या करना चाहिए? उनको पैसा भी तो कमाना है। हाँ, ये बात सही है कि मेकर्स को पैसा भी कमाना है। इसमें देखिए दो चीजें हैं। एक तो सबसे पहला चीज है कि मार्केटिंग एक बहुत बड़ा चीज होता है। अगर आप किसी चीज को अच्छा बना लीजिए, हम बहुत अच्छा बना लिए, लेकिन हमको सेल करने नहीं आता, हमको बेचने नहीं आता, हम लोगों तक उस चीज को पहुंचा नहीं पाते हैं।
अब यहाँ पर क्या है कि बॉलीवुड में, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जो है कुछ गुटबाजी हो गया है। कुछ बड़े बड़े कॉर्पोरेट लेवल के लोग इसमें घुस गए हैं जिन्होंने थिएटर पर कब्जा कर लिया है, और वह अपने चीजों को, चाहे वो अच्छी हो चाहे खराब हो, वो इतना लार्ज स्केल पर मार्केटिंग करते हैं, लोगों के दिमाग में इतना घुस जाते हैं कि लोग सोचते हैं यार चलो एक बार देख के आते हैं। और ये एक बार देखने के चक्कर में क्या होता है कि वह फिल्म बहुत ज्यादा कमा लेती है, उस पर लोगों का ध्यान चला जाता है, और अच्छी फिल्में जो होती है उसका बजट कम होता है, वो उतना मार्केटिंग नहीं कर पाती है, लोगों तक पहुंच नहीं पाती। जैसे आपने कही जलेबी, बहुत से लोग कबीर सिंह को जानते हैं, लेकिन जलेबी का नाम हमको लगता है कि बहुत लोगों ने सुना भी नहीं होगा। हाँ, क्योंकि वो लोगों तक पहुंच ही नहीं पाया। और यहाँ पर इतना ज्यादा मेकिंग हो रहा है ना कि दर्शक को चूज करना पड़ता है कि हम ये देखें या ये देखें या ये देखें। तो वो बोलता है कि यार सबसे ज्यादा नाम इसका है, हर लोग इसका नाम ले रहा है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ अच्छा होगा, तो चलो इसी को देख लेते हैं। और यही चक्कर में कभी कभी अच्छी फिल्में भी फ्लॉप हो जाती है। तो मार्केटिंग इसका सबसे बड़ा जो है। बिल्कुल, क्योंकि कहानियां तो सिनेमाओं में आ रही हैं, चाहे आप पंकज त्रिपाठी का सिनेमा देखें, चाहे आप राजकुमार राव का सिनेमा देखें, या फिर खान का भी सिनेमा देखें, तो कुछ सिनेमाओं में कहानियां होती हैं, लेकिन दर्शक, क्योंकि आपने बोला कि मार्केटिंग का दौर है, मार्केटिंग में वो सारी चीज़ें होती है, तो वहाँ पर वो पिट जाता है। मेरा यहाँ पे कुछ ऐसी टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं सिनेमा इंडस्ट्री के बारे में आपसे जानना चाहूँगा। सबसे पहले आप हमें ये बताएं, जो सिनेमा इंडस्ट्री के बारे में बहुत शुरू से चलता रहा है, कास्टिंग काउच, ये क्या है और क्या ये होता भी है या नहीं होता है? देखिए, कास्टिंग काउच, कास्टिंग काउच का अगर शाब्दिक अर्थ आप देखेंगे ना, तो इसका मतलब होता है कि किसी क्षेत्र में किसी को एंट्री कराने के लिए या उसी क्षेत्र में उसका पदोन्नति देने के लिए उसके साथ एक सेक्स अपील की जाती है, और यही सेक्स अपील कास्टिंग काउच का होता है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में ही होता है, ये हर जगह होता है। कॉर्पोरेट सेक्टर में चले जाइए, किसी कार्यालय में चले जाइए, किसी संस्थान में चले जाइए, किसी ऑफिस में चले जाइए, जो ऊंचे पद पर है वो नीचे वाले आदमी को ऊपर बढ़ाने के लिए कभी न कभी हो सकता है कि उसकी मानसिकता हो, तो वो उसके साथ सेक्स अपील करता है। इस तरह के बहुत सारे वीडियो आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेंगे जिसमें फिल्म इंडस्ट्री को हटाकर कॉर्पोरेट सेक्टर की कहानी में, जैसे उसका बॉस है, उसको बोलता है कि भाई मुझे कुछ अच्छा दीजिए, इंक्रीमेंट दीजिए या पदोन्नति दीजिए, तो चलो मेरे साथ सेक्स करना पड़ेगा। तो ये कास्टिंग काउच इसी को कहते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में होता है, लेकिन ये शब्द फिल्म इंडस्ट्री से ही आया है। मतलब आपका कहना है कि चलिए बाकी जगह पे होता है तो होता है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में भी हाँ, और ये शब्द फिल्म इंडस्ट्री से ही आया है। मतलब शुरुआत अगर इस शब्द का हुआ कि भाई कास्टिंग काउच, तो ये शब्द की उत्पत्ति फिल्म इंडस्ट्री से ही हुई, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा होता है। बहुत सारे जो है सो आर्टिस्टों ने खुलकर इसका बयान दिया है कि मेरे साथ हुआ, कितनी हीरोइनों ने कहा है कि हाँ इस डायरेक्टर ने मेरे साथ कास्टिंग काउच किया, इस एक्टर ने मेरे साथ कास्टिंग काउच किया, तो इसके प्रूफ है। कास्टिंग काउच जबरदस्ती तो नहीं हो सकता ना? नहीं, जबरदस्ती तो जो लोग बोलते हैं कि हुआ है, तो आखिर कहीं ना कहीं वो भी तो सहमत होंगे। हाँ, कास्टिंग काउच का शाब्दिक अर्थ ये है कि सामने वाला आदमी आपको अप्रोच करता है, ये नहीं है कि आपके साथ जबरदस्ती करता है, जबरदस्ती नहीं है, ये एक अप्रोच है। तो अगर अप्रोच किया तो आपने उसे स्वीकारा, तभी तो वो कास्टिंग काउच कहलाया। अगर आप उस अप्रोच को स्वीकारते ही नहीं तो वो कास्टिंग काउच कहलाता ही नहीं, रेप या कुछ और, वो कुछ और कहलाता, वो रेप कहलाता। तो आप उसको कास्टिंग काउच नहीं कर सकते। अगर आप कहते हैं कि मेरे साथ कास्टिंग काउच हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपकी सहमति है उसमें। बिल्कुल। मेरा दूसरा टॉपिक है इससे जुड़ा हुआ, भाई भतीजावाद। भाई भतीजावाद को आप सिनेमा इंडस्ट्री में, सिनेमा क्षेत्र में कैसे देखते हैं? हाँ, अभी वर्तमान में नेपोटिज्म को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है, और मैं कहूँगा कि 2020 की शुरुआत जब कोरोना से हुई तो सभी लोगों में एक डर था, और कुछ ही महीनों के बाद सुशांत सिंह राजपूत का जो है सो मृत्यु हो गया, और वहाँ से फिल्म इंडस्ट्री के अंदर की जो सच्चाई थी वो बाहर उजागर हो गई, और वहीं से ये नेपोटिज्म और भाई भतीजावाद जो है सो खुलकर लोगों के सामने आ गया। और मैं कहूंगा कि सुशांत सिंह राजपूत ने जो है सो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड के सच्चाई को बाहर किया, और उसका बुरा प्रभाव भी पड़ रहा है। देखिए, नेपोटिज्म और भाई भतीजावाद के कहने का मतलब है कि जिस
जिस व्यक्ति के पास अधिकार है, जिस व्यक्ति के पास उतना ताकत है, पहुंच है, वह वैसे लोगों को भी आगे बढ़ा देता है जो उसके लायक नहीं है, और जो उसके लायक है उसको कहीं ना कहीं वो रोकता है, आगे बढ़ने से रोकता है। यही है नेपोटिज्म। तो ये एक बहुत खराब चीज है। आदमी को कभी भी टैलेंट को नहीं रोकना चाहिए। ये आप कह रहे हैं गलत है, लेकिन ये निजी क्षेत्रों में गलत कैसे हो सकता है? अगर आपने एक संस्थान बनाया, ठीक है, आपका एक फिल्म प्रोडक्शन हाउस है, तो अगर आप वहाँ के सर्वेसर्वा हैं, कोई आपको लीगली बाउंड नहीं किया गया है, आप इलीगली बाउंड हो सकते हैं, लीगली आप बाउंड नहीं है कि आपको इन्हीं लोगों को सेलेक्ट करना है। आप अपने परिवार वालों को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आपका निजी क्षेत्र है, वो सरकारी क्षेत्र नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप अपने लोगों को कर रहे हैं तो भाई भतीजावाद है, तो गलत कैसे है? इलीगल तो नहीं है? नहीं, इनलीगल तो नहीं है, इनलीगल तो नहीं है, लेकिन एक नैतिकता होती है, एक इंसानियत है। अगर मान लीजिए कि आप उस क्षेत्र पर पहुंच, आप एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, ठीक है, तो आप एक फिल्म बना रहे हैं, आपने उसमें कुछ कास्टिंग कर रहे हैं, तो ठीक है, आप अपने रिश्तेदार को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि ठीक है भाई, हम इसी को लेकर फिल्म बनाएंगे, मेरा पैसा है, लॉस होगा तो हम ना समझेंगे, ठीक है, सही बात है। लेकिन आप नैतिकता के नाम पर सिर्फ उसी को लेके आगे बढ़ रहे हैं। आप अगर 10 फिल्में बना रहे हैं, 15 फिल्में बना रहे हैं, तो कम से कम 2-3 फिल्मों में भी तो वैसे लोगों को चांस दीजिए जिसमें कुछ न कुछ टैलेंट है, या सिर्फ आप उसी को लेकर आगे बढ़िएगा। नहीं देंगे तो उसमें हम कोई बाउंड नहीं है, और दूसरी बात है कि अगर नहीं है तो दर्शक हमको हाँ, रिजेक्ट कर दर्शक, दे। यही तो आज हो नहीं रहा है। आज अगर आप देख लीजिए तो बहुत सा, अगर मान लीजिए कि अमिताभ बच्चन के पुत्र की बात ले लीजिए, अभिषेक बच्चन, वो अपने उस समय मजबूत स्थिति में थे, उन्होंने जबरदस्ती डायरेक्टर को कह के या प्रोड्यूसर को कह के अभिषेक बच्चन को फिल्म इंडस्ट्री में धकेल दिया, काफी फिल्में बनी, लेकिन उसका क्या हासिल हुआ? आज वो कहीं ना कहीं तो इंडस्ट्री से आउट है, और उनका जो है सो कुछ वैसा नाम भी नहीं हो सका। तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये नैतिकता के आधार पर देखिएगा तो गलत हो जाता है। हाँ, देखिए, फिल्म मेकिंग का काम प्रोड्यूसर का है। अगर प्रोड्यूसर किसी एक आदमी को लेता है तो ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन कभी कभी इसमें क्या होता है कि प्रोड्यूसर फिल्म बना रहा है और उसमें कोई दूसरा आदमी है, मान लीजिए कि हीरो है, हीरो बोलता है कि नहीं मेरा फिल्म है, तो वो जबरदस्ती भी किसी अपने आदमी को घुसा देता है, जो मजबूरी में प्रोड्यूसर को लेना पड़ता है, क्योंकि वो अगर उसे नहीं लेगा तो ये हीरो काम नहीं करेगा, या हो सकता है कि उसका उतना वर्चस्व है कि वो मुझे इस इंडस्ट्री में काम नहीं करने दे। तो ये नेपोटिज्म जो है, जो कभी कभी प्रोड्यूसर जो फिल्म मेकर है वो नहीं करता, वो मजबूरी में भी उसको करना पड़ता है, क्योंकि इंडस्ट्री के बड़े लोग उस पर दबाव डालते हैं कि आप ऐसा नहीं करिएगा तो ये फिल्म में मैं काम ही नहीं करूंगा। तो वहां पर कभी कभी मजबूरी भी हो जाता है। अगर मान लीजिए कि मेरा पैसा है तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर दो तरह से नेपोटिज्म हो रहा है। कभी कभी बोलता है कि नहीं मेरा ही बेटा हीरो बनेगा, तो अब मजबूरी हो जाता है प्रोड्यूसर को, यार चलो यार इसको अगर हम नहीं लेंगे तो ये मेरा मेन हीरो काम नहीं करेगा, तो यहाँ पर मजबूरी भी हो जाता है, तो यहाँ पर वो चीज गलत हो जाता है। ठीक है, आपने जैसे उदाहरण लिया अभिषेक बच्चन का, अगर आप हम हमसे ज़्यादा इस चीज़ को अच्छे तरीके से जाने, क्योंकि आप उसके गुरु हैं, मतलब आप उस क्षेत्र में गुरु हैं, तो अगर हम अभिषेक बच्चन की बात करें तो अभिषेक बच्चन के टैलेंट में कहीं से कमी हमें नहीं दिखती है, आपको, आप अपने नज़रिए से देखते होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो अनटैलेंटेड हैं वो आज बहुत आगे बढ़ रहे हैं, अभिषेक बच्चन आज वहाँ नहीं गए। तो आपने टैलेंट और भाई भतीजावाद की बात अभिषेक बच्चन पर की, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अभिषेक बच्चन में वो टैलेंट नहीं है, शायद वो किसी और कारण से नहीं है। मेरा अगला सवाल ये है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत के साथ गलत हुआ? देखिए, सुशांत सिंह राजपूत का हत्या हुआ है या उन्होंने सुसाइड किया है या वो डिप्रेशन में थे, 2020 में उनका लाश एक अपार्टमेंट में मिला, और तब से लेकर आज लगभग 2 साल से ऊपर हो चुका है, अभी तक इस केस की गुत्थी नहीं सुलझी है। जबकि इसमें बिहार पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, सीबीआई, ईडी, बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, लेकिन 2 साल से ऊपर हो गया, अभी तक लोगों को ये पता नहीं चल पाया है कि एक्चुअली सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ क्या था। क्या वो डिप्रेशन में थे, क्या वो ड्रग्स लेते थे, क्या उन्होंने आत्महत्या कर ली? तो ये चीज जब तक मुझे पता नहीं चलेगी तब तक हम ये निर्णय पर नहीं पहुंच पाएंगे कि उनके साथ गलत हुआ है।
गलत हो सही हो, यहाँ पे मेरा एक सवाल ये है कि सुशांत सिंह राजपूत को जो पहले नहीं जानते थे, मरने के बाद वो एक आइडियल हो गया। सुशांत सुशांत सिंह राजपूत बहुत सारे लोगों के लिए, बिहारी अस्मिता की बात आ गई क्योंकि वो बिहार से जुड़े हुए थे। जीने तक उनको 50% बिहार के लोग जानते भी नहीं थे कि वो बिहार के हैं। तो ये सब चीज़ जो है, ये मरने के बाद इतना बड़ा चेहरा, इतनी सारी चीज़ें जो है, बिहारी अस्मिता की बात आ जाती है, ये सब चीज़ आपको सही लगता है? इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सुशांत सिंह राजपूत को बहुत लोग नहीं जानते थे कि वो बिहार के हैं, लेकिन मरने के बाद वो चर्चा में इसलिए आया कि वो एक कोरोना का समय था, लॉकडाउन लगा हुआ था, और लॉकडाउन में किसी एक बड़े फेस, तब तक वो बड़े फेस बन गए थे, महेंद्र सिंह धोनी की उनकी फिल्म आ गई थी, बहुत सारी फिल्में आ गई थी, लोग उनको जानने लगे थे। और उस लॉकडाउन पीरियड में जब उनका एक हत्या करिए या आत्महत्या करिए, अभी तक तो पता नहीं चला है, लेकिन जब ये न्यूज फ्लैश हुआ तो उस समय कुछ दूसरा न्यूज था नहीं मार्केट में, क्योंकि लॉकडाउन था, कोरोना था, हर समय आदमी कोरोना कोरोना, अरे इतना आदमी मर गया, इतना आदमी मर गया। उस बीच में ये नया न्यूज आया, तो ये नया न्यूज आया तो लोग इसके प्रति जानने के लिए उत्सुक हुआ, और यही कारण है कि इसका इतना विस्तार हुआ और सुशांत सिंह राजपूत इतना लार्ज स्केल पर लोग उनको जाने और आइडियल बने, और बॉलीवुड को एक टर्निंग पॉइंट देती। उसके बाद से तो फिल्म इंडस्ट्री में समझ लीजिए तब से लेकर अभी तक लगभग 30 से 32 फिल्में बनी हैं, जिसमें से 28-29 फिल्म फ्लॉप कर गई है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में। सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ा हुआ एक और शख्स है जिस पे मैं बात करना चाहूँगा, सोनाली फोगाट। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इसके बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ, सोनाली फोगाट के बारे में, इसलिए इस पर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं ठीक है, करूँगा। मेरा अगला सवाल है बहिष्कार मुद्दे से, जो अभी बॉलीवुड में ट्रेंड कर रहा है। क्या ये जो बहिष्कार है, ये आपके नज़र में सही है या गलत है? आप इसके विरोधी हैं या समर्थक हैं या न्यूट्रल हैं? देखिए, किसी भी चीज का बहिष्कार पूर्ण रूपेण बहिष्कार नहीं होना चाहिए। जो अच्छी चीजें हैं उनका आप सपोर्ट करिए, उसे आगे बढ़ाइए। ये बहिष्कार के चक्कर में बहुत सी अच्छी चीजें भी दब जाएंगी, और हो सकता है इसमें बहुत सारे मेकर्स को ये लाइन छोड़ना पड़े, जैसे बहुत लोग कह भी रहे हैं। लेकिन बहिष्कार जो हो रहा है इसके पीछे एक नहीं बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला तो वहां से आपको, जब सुशांत सिंह राजपूत का जो हत्या हुआ या आत्महत्या जो भी कह लीजिए, वहां से नेपोटिज्म का जो मुद्दा उठा, और ये जो कुछ लोग थे जिसको कहिए कि फिल्म माफिया, इन्होंने जो है सो एक गुट बना लिया था कि नहीं इसकी फिल्म लगेगी, और ये 5,000 थिएटर है इंडिया में, ये हमने बुक कर लिया, किसी की फिल्म लगने नहीं देंगे, आपको यही फिल्म देखना पड़ेगा, और वो 1,000 रुपया 2,000 रुपया का टिकट लेके और इस तरह से जो करते थे। ये जो फिल्म माफिया का एक जो गुट बन गया था, जिसमें धर्मा प्रोडक्शन का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है, तो इस गुट को तोड़ना भी बहुत जरूरी था। और खराब खराब फिल्में मार्केटिंग के वजह से, मार्केटिंग कर करके उस फिल्मों को हिट करा लेना, और उसके साथ बहुत सारी चीजों को, गलत चीजों को भी मार्केट में परोसना, और इससे समाज जो मतलब एक गलत दिशा में जा रहा था, एक तरह से जो है सो उसका विरोध सही है। लेकिन इसके अलावा बीजेपी जो हिंदुत्व का मुद्दा लेके जो ये तीन खान का जो विरोध कर रही है कि नहीं हर समय ये मुसलमान है, इसकी फिल्म अब देखनी ही नहीं, मतलब विरोध बहुत तरह से हो रहा है, बहिष्कार बहुत तरह से हो रहा है, नेपोटिज्म के तरफ से हो रहा है, धर्म के तरफ से हो रहा है। उसके बाद समझ लीजिए कि और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे अभी जो आपको लाल सिंह चड्ढा की जो फिल्म हिट हुई, इसमें करीना कपूर का जो ईगो आया, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि कौन कहता है आपको हमारी फिल्म देखने का, मत देखिए आप हमारी फिल्म। तो ये जो ईगोइस्ट है उन लोगों में, जो वो समझते नहीं है कि देखिए राजनीति हो या फिल्म हो, अंतिम अधिकार दर्शकों का होता है, और दर्शकों ने बता दिया कि करीना कपूर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लाल सिंह चड्ढा बहुत जगह रिलीज भी नहीं हुई। तो बहुत सारे कारण हैं, ये फिल्म इंडस्ट्री में जो ईगोइस्ट घमंड जो आ गया है, धर्म जो आ गया है, नेपोटिज्म जो आ रहा है, तो अलग अलग लोग अलग अलग तरह से विरोध कर रहे हैं, जिसके कारण बहुत बड़ा बहिष्कार हो रहा है। ठीक है, तो इस पर इसके अब दिख भी रहे हैं कि लाल सिंह चड्ढा से लेकर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पिटती चली जा रही है। कुछ लोग डायरेक्ट आकर ऑन स्क्रीन, जैसे आपके खिलाड़ी कुमार, अक्षय कुमार का ऑन स्क्रीन कहना होता है कि अब हमारी सिनेमाएं को कोई देख नहीं रहा है, या फिर बहुत सारे ऐसे ऐसे बयान है। यहाँ पे दो बहुत बड़ा मुद्दा है बहिष्कार में, जो मैं आपसे थोड़ा सा और डिटेल में बात करना चाहूँगा।
हिंदुत्व का और राष्ट्रवाद का। अभी लाल सिंह चड्ढा की बात हो या ब्रह्मास्त्र की बात हो, कल की बात हो, उज्जैन वाले मुद्दे की बात हो, या फिर अलग अलग बीच के मुद्दे की बात हो, यहाँ पर हिंदुत्व का जो मुद्दा है, जो राष्ट्रवाद का मुद्दा है, ये बहुत ज़्यादा हावी होता जा रहा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे अभी बहिष्कार जो हो रहा है, मे बी 90% प्लस जो बहिष्कार है वो हिंदुत्व के मुद्दे पे हो रहा है। तो बॉलीवुड वाले हिंदुत्व को आखिर इस तरीके से क्यों कर लेते हैं कि हिंदुओं की भावनाएं हमेशा आहत होती हैं? क्यों वो दूसरे धर्म पे, क्यों वो इस्लाम पे, क्यों वो ईसाई पे, क्यों वो जैन पे या अलग अलग लोगों पे वो टिप्पणी नहीं करते जो हिंदुओं पे करते हैं और बार बार करते हैं, जिसके कारण से ये सारी मुद्दा ये सारे बातें, ये सारी मुद्दे बनती जा रही है। इस पर हिंदुत्व बॉलीवुड, देखिए कुछ दिन पहले तक तो ऐसा नहीं था, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से हिंदुत्व का मुद्दा गर्म हो गया है। और राजनीति ही नहीं, हर सेक्टर में हिंदुत्व का मुद्दा आ गया है। छोटे से छोटे स्तर पर भी लोग बोलते हैं कि नहीं हिंदू है, हिंदू में एकजुटता आ रही है। और ये होना भी चाहिए, ऐसा बात नहीं है कि हिंदू राष्ट्र है और शुरू से जो है सो कहा जाता है धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें होती है। कहीं ना कहीं मुसलमानों ने भी कुछ गलत किया है, बहुत जगह कुछ ऐसा किया है, तभी जो है सो निगेटिव चीजें आई हैं मुसलमान के प्रति हिंदुओं में। कोरोना में भी आप देख लीजिए कि बहुत जगह ऐसा हुआ था कि वो कुछ ऐसे मुसलमान लोग एक बड़े से मस्जिद में चले गए थे और वहां पर उन लोगों से ही कोरोना फैला था, कुछ इस तरह का न्यूज हो जाएगा। तो धीरे 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 करके कोई चीज आगे बढ़ता है। और जहां तक बात करें फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को, तो पता नहीं क्यों जो जो मुसलमान आर्टिस्ट हैं या टेक्नीशियन हैं, ये लोग बार बार मीडिया में आके इस तरह का बयान देते हैं। जैसे आमिर खान ने कहा कि मैं अपनी पत्नी के साथ हिंदुस्तान में सेफ नहीं हूँ। अब आप बताइए, इस तरह का मतलब जो है स्टेटमेंट देना मीडिया के सामने आकर कि हम हिंदुस्तान में सेफ नहीं है। आप पूरा जिंदगी यहाँ बिता दिए, यहाँ से आपको करोड़ों रुपया मिला, एक इज्जत मिला, नाम मिला, शोहरत मिला, तब आप कहते हैं कि हम हिंदुस्तान में सेफ नहीं है। तो इस सब चीजों का कितना बुरा प्रभाव, दुख होता है दिल में सुन के कि भाई बताइए, हम लोगों ने आपको आसमान पर चढ़ा दिया और आप हम ही को गाली दे रहे हैं। तो इसका कहीं ना कहीं तो निगेटिव चीज जाएगा ना। बिल्कुल बात आपने सही बोली। और किरण राव को भी दुख हुआ इसलिए वो आमिर खान से अलग हो गई। हाँ। शायद यही दुख का प्रभाव था कि वो खुद अलग हो गई, किरण राव उनकी पत्नी, जिनको डर लगता था। मैं यहाँ पे एक बात और पूछना चाहूँगा कि क्या ये जो सिनेमा इंडस्ट्री है ये अब सिनेमा स्क्रीन से ओटीटी की तरफ शिफ्ट कर जाएगी? ओवर द टॉप जो स्क्रीन है, जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार है, वूट है, जी5 है, इन सारे सेमारूमी है, इन सारी चीज़ों पे शिफ्ट कर जाएगी या फिर यहाँ पे रहेगी? क्योंकि हमने आइनॉक्स और पीवीआर को मर्ज होते देखा है। आइनॉक्स और पीवीआर आज मर्ज हो चुका है। सिनेपोलिस इकलौता विदेशी ब्रांड है, मेक्सिको की ब्रांड है जो इंडिया में काम करती है। पीवीआर हमारा इंडिया प्लस एक विदेशी ब्रांड प्रिया विलेज रोड शो करके ये बना, आज वो आइनॉक्स के साथ मर्ज कर चुका है। बिग सिनेमा रिलायंस का था, वो अब कार्निवल सिनेमा बहुत सारे ग्रुप को मर्ज करके बन चुका है। फन सिनेमा बिक चुका सिनेपोलिस के हाथ। प्रकाश झा पिक्चर एक है जो सिनेपोलिस के साथ अपना मर्ज करके काम करती है। दो बड़े प्लेयर आइनॉक्स और पीवीआर आपस में मर्ज करके कोरोना के बाद, क्या यह सिनेमा स्क्रीन जो है अब एक घाटे का सौदा होता जा रहा है बॉलीवुड के लोगों के लिए, या बॉलीवुड से जुड़े हुए जो अपना व्यापार चलाते थे उन लोगों के लिए? देखिए, फीचर फिल्म का मजा तो बड़े स्क्रीन पर ही है। बहुत पहले जब टीवी आया था तब भी लोगों ने कुछ ऐसा ही कहा था कि अब पिक्चर हॉल बंद हो जाएगा, अब लोग टीवी पर ही फिल्म देखेंगे। धीरे धीरे टीवी का स्क्रीन भी बड़ा होते चला गया, मजा ज्यादा आने लगा, लेकिन फिर भी लोग पिक्चर हॉल जाते थे। अभी ओटीटी आया है, एक नया चीज है, अभी सब लोग ओटीटी पर देख रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है, मेरा व्यक्तिगत विचार है कि थिएटर कभी बंद नहीं होगा। हाँ, अभी फिल्म इंडस्ट्री, खास करके इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जिसको बॉलीवुड कहते हैं, वो थोड़ा सा डगमगा गई है। लेकिन इस तरह के कितने उतार चढ़ाव बॉलीवुड ने देखे हैं,
आपको मैं बता दूं कि बहुत दिन पहले की बात है, एक बार ऐसा ही हुआ था जब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बुरी तरह से चरमरा गई थी। बहुत सारी फिल्में बनी लेकिन एकदम फ्लॉप करती चली गई। लगभग 1-1.5 साल तक इंडस्ट्री में कोई फिल्म हिट ही नहीं की थी। फिर सलमान खान की एक फिल्म आई थी, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ। वो नहीं, तेरे नाम नहीं, उसमें हिमेश रेशमिया ने म्यूजिक दिया था, बहुत अच्छी फिल्म थी, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ। उसमें धर्मेंद्र थे और काजोल ओजोल थी, बहुत अच्छी, बहुत सिंपल सी फिल्म थी, उसका नाम ही मैं भूल रहा हूँ। वहां से एक बार फिर से बॉलीवुड में फिर से एक जोश आया था। तो बॉलीवुड ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड खत्म हो जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि बॉलीवुड की फिल्में, चाहे साउथ की जो बड़ी बड़ी फिल्में बन रही हैं, वो सब आपको अभी भी थिएटर में रिलीज होती हैं। लेकिन जो क्षेत्रीय इंडस्ट्री है, बॉलीवुड को छोड़ के आप तमिल देख लीजिए, तेलुगु देख लीजिए, भोजपुरी देख लीजिए, ये सब जो इंडस्ट्री है, ये सब की जो फिल्में उतनी लार्ज स्केल पर नहीं बनती जितना बॉलीवुड में बनती थी। बॉलीवुड में हर फ्राइडे को 2-3 फिल्में बन जाया करती थी। तो अभी बॉलीवुड जो चरमराया है, जो बहिष्कार हो रहा है, इसके कारण फिल्में जो है इसके लोग कम देख रहे हैं। देखिए, हाँ बोलो। तो वो जो फिल्म है ना, वो फिल्म कम बन रही है साउथ वाली, इसके कारण थिएटर में लोग दर्शक जा नहीं रहे। आप कह रहे हैं सिनेमा कम बन रही है, लेकिन मेरे नज़र में, मेरा व्यक्तिगत नज़र या फिर कुछ लोगों का जो राय है, वो ये राय है कि हम 300-400 रुपये में एक सिनेमा देखेंगे और हम OTT में उस 300 में कई एक सिनेमा 1 साल तक देखेंगे। तो हम 300-400 रुपया प्लस पॉपकॉर्न का हम 200 रुपया, फैमिली के साथ जाएंगे तो 1000 रुपया, 1500 रुपया का एक सिनेमा देखेंगे हम OTT पे, तो 1 साल तक हम कई एक सिनेमा देख लेंगे। तो ये पैसा बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ, मैंने आपको कहा था कि फिल्म में है, फिल्म में 2 चीजें होती हैं, एक तो शिक्षा और दूसरा एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट आप अकेले नहीं कर सकते। आप अकेले अगर खुश होना चाहिए तो आप नहीं खुश हो पाइएगा। आपको खुश होने के लिए 2-4 लोग चाहिए, वैसा माहौल चाहिए, वैसा जगह चाहिए। तो फिल्म एक एंटरटेनमेंट का माध्यम है, मनोरंजन का माध्यम। वो मेरा वर्क नहीं है कि हम इस फिल्म को देख रहे हैं, ये मेरा काम है फिल्म देखना। हम फिल्म देखते हैं मनोरंजन के लिए, और मनोरंजन के लिए माहौल बनाया जाता है। वो पॉपकॉर्न जो है वो आपको एंटरटेन करता है, वो आपके दोस्त जो साथ बैठे रहते हैं, वो बातचीत जब करते हैं तो वो हमारा मुझे एंटरटेन करता है। वो आपको अकेले OTT पर नहीं मिलेगा। आप जो OTT पर देख रहे हैं, मोबाइल पर देख रहे हैं, ठीक हम देख लीजिए, एक वर्क है कि ठीक हम फिल्म देख रहे हैं, लेकिन आपको इससे ज्यादा देर तक ये आपको आनंद नहीं ना देगा। तो इसी का फायदा पॉपकॉर्न, 10 रुपया का पॉपकॉर्न 100 रुपये में बेच के 100 लोग रुपये कमा रहे रहे हैं हैं। क्योंकि इंटरटेनमेंट है। वही पॉपकॉर्न अगर हम नहीं खाएंगे तो मजा नहीं आता। 3 घंटा का ऐसे ही बैठे हैं, बोर हो जाएंगे। हम मजा कर रहे हैं, हम 100 रुपया 200 रुपया मजा के लिए खर्चा कर रहे हैं, ये मेरा वर्क नहीं है। तो अब मजा का सजा तो दर्शक को नहीं, इन मेकर्स को, इन मतलब बिजनेस के व्यापार, हाँ, इन सिनेमा बिजनेस में में पड़ा है, इन बिजनेस पे पड़ा है। और सजा तो आज उनको मिल रहा है, क्योंकि 200-300, अगर ये 100 रुपया 50 रुपया भी तो टिकट का दाम किया जा सकता है। 100 रुपये में अगर आपके 100 सीट भर जाए और 500 रुपया 300 रुपये में अगर आपके 10 सीट भरे, तो इसमें फायदा 100 में पूरा सीट भरने पे है ना। देखिए, यहाँ पर 2 चीजें हैं। पहले जो है सो कम बजट की फिल्में बनती थी, अब जो है सो बड़े बजट की फिल्म बनती है। मतलब समझिए कि 100 करोड़ 200 का, 1000 करोड़ तक की फिल्में बननी शुरू हो गई है। तो वो पैसा रिटर्न के लिए हमें थोड़ा सा जो है सो रेट बढ़ाना पड़ता है। साथ ही जो हम सर्विस देते हैं, जो अच्छा चेयर देते हैं, जो AC देते हैं, ये सब भी, और सरकार का टैक्स भी है उसमें इंक्लूड, एंटरटेनमेंट टैक्स है, बाकी एम्प्लॉयमेंट खर्चा, तो बहुत सारा खर्चा जो आप 50 रुपये में आप नहीं निकाल सकते हैं। नहीं, तो वही तो हम कह रहे हैं कि अगर आप 50 रुपया 100 रुपया टिकट रखते हैं, अगर आपका हाउसफुल हो जाता है, अगर 100 सीटर वो स्क्रीन है, अगर आपका हाउसफुल हो जाता है, अगर आप 500 रखते हैं और अगर आपके 20 ही सीट फुल होते हैं, तो फायदा तो आपको 100 वाले में ना है। नहीं, तो अगर आप मल्टीप्लेक्स में जाइएगा तो आप देखिएगा कि जब फिल्में रिलीज होती है, जो वीकेंड होता है, फ्राइडे सैटरडे संडे, इसका रेट ज्यादा रहता है। और जैसे ही आप मंडे में जाते हैं, तो वही मंडे में अगर आप मॉर्निंग शो देख रहे हैं 11 बजे वाला, तो आपको 80 रुपये में भी टिकट मिल जाएगा। और वही अगर आप देख रहे हैं प्राइम शो शाम में 6 बजे, तो वही 150-200 में मिलेगा। तो ये बुद्धि है उनके पास। जब दर्शक कम रहते हैं तो वो टिकट का दाम कम कर देते हैं, 80 रुपये चला जाता है। और वही आप सैटरडे संडे को शाम में जाइए तो आपको 500 में टिकट मिलेगा। तो ये बुद्धि है उनके पास, ये काम वो करते हैं। बिल्कुल, मैंने खुद 80-80 रुपये में सिनेपोलिस में बहुत सारा सिनेमा देखा है। हाँ। और प्लस कूपन मिल जाता था तो एक और सिनेमा उसी में और और वही आप सैटरडे को जाइए, संडे को जाइए, फ्राइडे को जाइए, रिलीज जब होता है, वही आपको 500 से कम में टिकट नहीं मिलेगा। तो
तो उस समय क्राउड रहता है, तो हर आदमी, इकोनॉमी है ये, मतलब अर्थशास्त्र है कि मांग बढ़ी तो रेट बढ़ाओ, भीड़ है तो दाम बढ़ाओ, जिसके पास ज्यादा पैसा हो तो देगा ही, खर्चा डिमांड इज करेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाँ, ये चीज है, ये बिजनेस का रूल है। ठीक है, मेरा कुछ और सवाल रह गया है। अब आप हमें ये बताएं कि ये जो आप सिनेमा इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, सिनेमा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप क्षेत्रीय सिनेमा को कहाँ पाते हैं और क्षेत्रीय सिनेमा के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, जैसे बॉलीवुड है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, उसको आप कह लीजिए, तो एक्चुअली क्या है ना कि फिल्म इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और ये भाषा के आधार पर बटी हुई है। तो आप अगर भारत में आते हैं तो भारत की भाषा है हिंदी, नेशनल लैंग्वेज है, तो हिंदी में जो फिल्में बनी वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री हो गई, और उसके बाद जो बनी, जैसे कन्नड़ में बनी, भोजपुरी में बनी, पंजाबी में बनी, मराठी में बनी, तो ये सब आप क्षेत्रीय फिल्म कहते हैं। लेकिन जैसे ही आप इंडिया से बाहर जाते हैं तो वहां पर इंटरनेशनल लैंग्वेज हो जाता है इंग्लिश, तो वहां पर फिर आपको इंडियन फिल्म इंडस्ट्री क्षेत्रीय इंडस्ट्री लगती है। तो आप इसको क्षेत्रीय फिल्म इंडस्ट्री नहीं कह सकते हैं, आप इसको ये कह सकते हैं कि दूसरे भाषा की जो फिल्में बनती है हिंदी भाषा को छोड़कर, उसका क्या भविष्य है। तो इसमें आप कह लीजिए कि आज की जो फिल्में बन रही हैं, जो अभी जो दौर चल रहा है, इसमें आपको क्षेत्रीय फिल्म इंडस्ट्री लगभग आने वाले कुछ समय में ये खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब पैन इंडिया फिल्म बन रही है। पैन इंडिया फिल्म का मतलब आप कह सकते हैं कि एक साथ एक ही फिल्म बहुत सारे भाषा में बनती है। जैसे मान लीजिए कि हिंदी में भी बन गई, तमिल में भी बन गई, तेलुगु में भी बन गई, और एक साथ सब भाषा में रिलीज हुई, पूरी इंडिया को कवर करता है। तो अब आप इसको क्षेत्रीय इंडस्ट्री मतलब अब हम ये मान लें कि हमारे जो, चूंकि हम लोग बिहार से ताल्लुक रखते हैं, तो हमारे जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री है, इनके लोग बस सांसद बनते चले जाएंगे। देखिए, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री जो है ना, इसकी शुरुआत तो हमारे राष्ट्र मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भोजपुरी भाषा से बहुत प्यार था, उन्होंने इस इंडस्ट्री की शुरुआत करवा दी। लेकिन इस इंडस्ट्री का ये दुर्भाग्य रहा है कि ये हर कुछ सालों के बाद डगमगा जाती है। इतिहास रहा है, आप गंगा मैया तोहे पीढ़ी चढ़ी को जो 62-63 में आई थी, उसके 4-5 साल के बाद एक बार फिर से डगमगा गई, फिर कुछ समय तक चली, फिर डगमगाई, फिर एक बार सैया आना ये आया, आपको ससुरा बड़ा पैसा वाला करके मनोज तिवारी ने 2003 में जो है इंडस्ट्री शुरू की, तब से ये इंडस्ट्री चलता चला गया। तो ये इस तरह भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का ये दुर्भाग्य कह लीजिए कि यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री हर कुछ सालों के बाद बंद हो जाती है। इसका कारण ये है कि भोजपुरी के जो दर्शक हैं वो दर्शक संगीतमय दर्शक है, यहाँ पर फिल्म को वैसे तवज्जो नहीं दिया जाता है। अगर फिल्म में गीत संगीत नहीं है तो फिर फिल्म नहीं है। फिल्म में भाषा का इस्तेमाल भी सही नहीं होता, अश्लीलता बहुत ज्यादा हो जाती है। नहीं, अश्लीलता की अगर बात करिएगा ना, तो यहाँ पर दो इंडस्ट्री चलती है, एक फिल्म इंडस्ट्री चलती है और एक आपको वीडियो एल्बम इंडस्ट्री चलती है। तो भोजपुरी में ये दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का जो है सो प्रभाव कम रहता है और भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री का प्रभाव ज्यादा है। यूट्यूब पर आप जाइए तो भोजपुरी गाने आपको बहुत मिलेंगे, और वो गाने इतने अश्लील होते हैं कि लोगों को लगता है कि यही भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री है, जबकि भोजपुरी फिल्मों में उतना अश्लीलता नहीं होता है जितना भोजपुरी एल्बम के गानों में होता है। क्योंकि इसका कारण है कि भोजपुरी फिल्मों में सेंसर है और एल्बम में सेंसर नहीं होता है, और कुछ भी लोग गा लिया, कुछ भी बना लिया, यूट्यूब पर रिलीज कर दिया, जिसके कारण भोजपुरी की बदनामी हो रही है। इसको रोकने का एकमात्र कारण है कि भोजपुरी एल्बम पर सेंसर लगाया जाए, और वो सेंसर के माध्यम से उस फिल्म इंडस्ट्री को भी सुधारा जा सकता है। उसको जो ये दाग लगा है इसको धोने का काम करेगा वो सेंसर। मतलब ये हुआ कि जो ओटीटी पे आपके जा रहे हैं वहां पर सेंसर नहीं है, इसके कारण से वो दिक्कत हो रही है एल्बम। तो यहीं पे हम एक चीज और यहाँ पे बात करना चाहेंगे कि ओटीटी पे जो सिनेमाएं जाती हैं वो भी तो गाली गलौज के साथ आ रही है, तो वहाँ पर भी सेंसर की जरूरत है ना। तो उसके लिए आप क्या सोचते हैं कि सरकार को नीति लानी चाहिए इन ओटीटी को सेंसराइज करने का, इन ओटीटी को सुधारने का? जरूरी है, क्योंकि ओवर द टॉप नाम के नहीं, काम के भी ओवर द टॉप हो गया। ओटीटी के आने के बाद वल्गरिटी, सेक्स, नग्नता, ये सब काफी मतलब जो है सो हिंसक चीजें, ये सब का बहुत विस्तार हुआ। ओटीटी पर जो भी
आप फिल्में या जो वेब सीरीज हिट हुई हैं उसके अंत में आप जाके देखिएगा तो आपको यही 4-5 चीजें मिलेगी। उसमें नग्नता होगी, उसमें हिंसा होगी, उसमें जो है सो वल्गैरिटी होगी, और यही सब कारण से वो सब सही चीजें हुई हैं। ये नहीं कि वो बहुत अच्छा चीज बना लिया हो, कोई माइंड स्टोन चीज बना लिया हो कि अरे यार इसको नेशनल अवार्ड दिया जाए। ओटीटी है ही आपको पर्सनल चीज देखने के लिए, बिल्कुल ठीक तो है। उसमें सेंसर होना भी जरूरी है। एक सवाल और इसके बाद मेरे चैनल के 2-3 सवाल जो रहते हैं हर एक साक्षात्कार में मैं पूछता हूँ वो पूछूंगा। इस साक्षात्कार से जुड़ा हुआ आखिरी सवाल मेरा ये है कि आप दुनिया के सिनेमा इंडस्ट्री को, साउथ के सिनेमा इंडस्ट्री, भारत के साउथ के सिनेमा इंडस्ट्री को, बॉलीवुड को और अपने बिहार के सिनेमा इंडस्ट्री को कैसे कंपेयर करते हैं? क्यों आज, मैं थोड़ा सा और सवाल को इलेबोरेट कर देता हूँ, क्यों आज ये हिंदी सिनेमा मतलब भारतीय सिनेमा जो है वो साउथ के सिनेमा से पिछड़ती चली जा रही है, तकनीक के वजह से, कहानी के वजह से, क्योंकि रीमेक बन रही है? क्यों आज हॉलीवुड की तुलना में बॉलीवुड कहीं स्टैंड नहीं कर पाता है? क्यों आज भारत के बहुत सारे दर्शक जो हैं बॉलीवुड को नीचा और बॉलीवुड को ऊपर मानते हैं? ये सब ट्रेंड को आप किस तरीके से देखते हैं और इसमें क्या सुधार की जरूरत है? देखिए, हर चीज का अपना एक गुण होता है, उस गुण के साथ उसको चलना चाहिए। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री हमेशा से भावना से, भाव से, संवेदनाओं से खेली है। वर्तमान में जिस तरह से इसमें एक्सपोज घुसा और वो अपने ट्रैक से हट गई, उस फिल्म से इमोशंस गायब हो गया, जो चीजें हुआ करती थी, संगीत गायब हो गया, जो संगीत में फिल्में हुआ करती थी वो संगीत गायब हो गया, भावना गायब हो गया, जिसके कारण ये बॉलीवुड पीछे है। साउथ की फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो साउथ फिल्म इंडस्ट्री शुरू से एक्शन प्रधान फिल्म बनाया करती थी, तो जैसे ही इन्होंने अपना ट्रैक छोड़ा, दूसरा सामने वाला तो अपने आप को साबित कर ही देगा ना। तो हर आदमी का जो अपना बेसिक गुण है ना, उस गुण के साथ ही रहना चाहिए। बॉलीवुड वापस तभी सुधर सकता है जब यह अपने नेचुरल गुण को लेके आए, वो भावनाओं को लेके आए, जिस ये भावना का जो ताना बाना बुनती थी, रिश्तों का जो ताना बाना बुनती थी, और उससे जो आदमी दर्शकों को रुला देती थी, दर्शकों को हंसा देती थी, ये चीज आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। आप विदेश की फिल्में देखिए, साउथ की फिल्में देखिए, जिस जो टैलेंट हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में है कि जो उसमें पिक्चर हॉल में दर्शक रोने लगते थे, उसको लगता था कि मेरी मां मर गई, वो आपको कहीं किसी फिल्म इंडस्ट्री में किसी फिल्म में देखने को नहीं मिलेगा। और इस चीज को जो छोड़ा इन्होंने, यही कारण है कि आज ये दुर्गति हो रही है। ये इस साक्षात्कार का मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन पार्ट था जो आपने बोला कि बॉलीवुड जो है आज वापस उस क्षेत्र में आ जाए तो अपने आप में चला अपने आप में स्ट्रॉन्ग हो जाए। जाए। हम लोग भावनाओं से जुड़े हुए थे, आज हम लोग अपने सिनेमा में एरोप्लेन उड़ा रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, कार उड़ा रहे हैं, जिसके कारण से दर्शक ये चीज जो है ना, ये चीज आपको चमक करता है, ऐसा हो गया, ये हो गया, तो ये चीज होते होते एक सब मन हो जाएगा, यार ये सब देख लीजिए, हो गया, कितना करिए। लेकिन भावना के साथ आप हमेशा खेल सकते हैं, और भावना का ताना बाना बुनने में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का जवाब नहीं है। भले अभी वो ट्रैक से हट गया है, क्योंकि इसमें जो है सो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आ गई, कॉर्पोरेट सेक्टर आ गया, ओरिजिनल मेकर जो है सो चले गए हैं, जो भावनाओं का ताना बाना बुनते थे। तो वो चीजें आएंगी तो फिर से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का कोई तोड़ नहीं रहेगा, कोई जवाब नहीं रहेगा। यही इसका यूएसपी था और इसी पे वापस आना होगा। अब मेरे कुछ और सवाल हैं जो मैं हर साक्षात्कार में पूछता हूँ। सबसे पहला सवाल, क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए? ये इस साक्षात्कार से के अलावा हर एक साक्षात्कार का ये सवाल है, चाहे वो कोई भी साक्षात्कार। देखिए, हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए, ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है, मैं इसका जवाब कैसे दे सकता हूँ? आपकी नजर में आपका राय क्या है? आधिकारिक रूप से हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया में कुछ, और मैं इसको आसान कर देता हूँ, दुनिया में 50 से ज़्यादा आधिकारिक रूप से मुस्लिम राष्ट्र हैं, आधिकारिक रूप से 50 से ज़्यादा ईसाई राष्ट्र हैं, यहूदियों का भी इजराइल है, बौद्ध का भी म्यांमार है, और बहुत सारे ऐसे देश हैं। हिंदुओं का एक नेपाल था, वो भी अब आधिकारिक रूप से धर्मनिरपेक्ष हो चुका है। क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए? क्या भारत को हिंदू रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहलाना चाहिए, या कोई और नाम से जाना जाना चाहिए जो हिंदू को डिनोट करे?
जैसा आप ही ने कहा कि नेपाल एक दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र था, लेकिन वर्तमान में वो अभी अब हिंदू राष्ट्र नहीं रहा, उसमें भी जो है धर्मनिरपेक्षता आ गई। तो जिस तरह से मनुष्य का बौद्धिक विकास हो रहा है, इसमें जाति और धर्म से ऊपर उठकर इंसान अब बात करने लगा है। और ये जो धर्म की राजनीति या जो जाति की राजनीति होती है, ये तो कुछ लोगों का व्यक्तिगत स्वार्थ छिपा हुआ है, जो इसमें ये लड़ा के और अपना जो है सो रोटी सेकने वाली बात होती है, ये कही जाती है। तो अभी अब वर्तमान में ऐसा समय नहीं रह गया है कि हम जो है सो जाति और धर्म को लेकर आगे बढ़े। यहाँ पर तो आप कह रहे हैं कि हम जाति और धर्म को, हालांकि इस टॉपिक को हम ज़्यादा नहीं खींचना चाहते हैं क्योंकि ये हमारा मेन मुद्दा नहीं है, इसमें छोटा ही आंसर चाह रहे थे, लेकिन आप कह रहे हैं कि धर्म आज मुद्दा नहीं रह गया। आप फ्रांस का उदाहरण लीजिए, आप न्यूजीलैंड का उदाहरण लीजिए, आप ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण लीजिए, आप इटली का उदाहरण लीजिए। हर तरफ दक्षिणपंथी सरकार बनती जा रही है। पूरे दुनिया में दक्षिणपंथी का मतलब है जो धर्म के प्रति सजग हो। तो आखिर ये ट्रेंड आप भारत की बात करें, पूरा दुनिया तो है। देखिए, यहाँ पर एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जिस समय भारत को आजादी मिली उस समय भारत का बंटवारा हुआ, और बंटवारा में कहा गया कि मुसलमान चले जाएं। जब मुसलमान चले जाएं तो मुसलमान को एक अलग राष्ट्र दिया गया जिसका नाम पाकिस्तान था या बांग्लादेश जो भी था। तो यहाँ पर सिर्फ हिंदू रहे थे, तो यानी इसे हिंदू राष्ट्र ही होना था। तो अगर किसी कारण बस नहीं हो सका तो वर्तमान में इसे हिंदू राष्ट्र कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने जब बंटवारा हुआ तो हमने कहा कि भाई मुसलमान चले जाइए, तो यहाँ सिर्फ हिंदू बचे, तो हिंदू राष्ट्र इसे होना चाहिए, और हो जाएगा। तो हो सकता है कि कहीं से गलत भी नहीं। हाँ, क्योंकि हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं है कि बाकी धर्म नहीं रहे। हाँ, हिंदू ही एकलौता ऐसा धर्म हमको पूरे दुनिया में दिखता है जो सारे धर्मों का इज्जत करता है, वो किसी को नहीं भगाएगा। इस्लामिक राष्ट्र और ईसाई राष्ट्र में और यहाँ तक कि यहूदियों में भी बाकी धर्म को भगा दिए जाते हैं, वो हमने अच्छा, देखा है। पाकिस्तान तो एक इस्लामिक राष्ट्र है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नाम है उसका। हाँ, क्यों? क्योंकि वहां पर हम बांट के उसे दिया गया कि भाई मुसलमान यहाँ रहेंगे। तो जब वो वहां पर बांट के गया और उन्होंने अपना नाम रखा इस्लामी, तो हमें भी अपना हिंदू रखना चाहिए। हमारे यहाँ मुस्लिम भी रहे, ईसाई रहे भी, उससे कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर आप कहते हैं नाम में, तो मैं इसका समर्थन करता हूं कि इसे हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि बंटवारा का समय यही हुआ था कि हिंदू ही यहाँ रहेंगे, तो ये हिंदू राष्ट्र बने। अब मेरा एक और सवाल है, आखिरी सवाल है, ये और ज्यादा आपत्तिजनक है, हो सकता है। क्या नाथूराम गोडसे के साथ इतिहास ने अन्याय किया? हिंदू राष्ट्र वाला तो फिर भी थोड़ा सा नॉर्मल था, ये थोड़ा सा ज्यादा इसके बारे में सवाल है। देखिए, महात्मा गांधी की समय समय की बात होती है। उस समय महात्मा गांधी का दौर हुआ करता था, उस समय उनका विरोध करना जायज नहीं था। लेकिन वर्तमान में जिस तरह से बीजेपी नाथूराम गोडसे को आगे लेकर आ रही है कि नहीं उन्होंने सही किया, और जिस तरह से कहीं कहीं उसका सपोर्ट हो रहा है, उनका बखान हो रहा है। एक चीज और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, बीजेपी कभी नहीं बोलती कि उन्होंने सही किया, वो खुद आतंकवादी अब बच जाती है उससे पहले। हम बीजेपी और राजनीति की बात ही नहीं करते हैं, ना मैं हिंदू राष्ट्र राजनीति की बात कर रहा था, ना मैं यहाँ पर। आप अपनी बुद्धि और विवेक से देखिए कि क्या नाथूराम गोडसे ने जो किया वो सही था या गलत था, या फिर उनको जिस तरीके से दुनिया देखती है उस तरीके से क्या देखा जाना चाहिए, या फिर उन्हें शहीद का दर्जा भी मिल सकता है। आपकी नज़र में क्या? देखिए, मैं जो है सो इंसानियत के नाम से कहूंगा कि लड़ाई झगड़ा में किसी की भी हत्या जायज नहीं है। अगर नाथूराम गोडसे का कोई विचार था तो उसे बैठ के समझाना चाहिए था, उसको हत्या करने का कोई अधिकार नहीं है। और नाथूराम गोडसे ने एक आदमी का हत्या किया, ये गलत है और उसका उसे सजा मिलना चाहिए। जितने भी स्वतंत्र, हालांकि ये फिर वही सवाल इन साक्षात्कार का नहीं, लेकिन फिर भी जितने भी स्वतंत्रता सेनानी होते हैं सब अपने विरोधी का हत्या करते हैं। भगत सिंह ने हत्या किया है, नाथूराम बोस ने हत्या तो की है। ये जो है, ये एक महात्मा गांधी एक फ्रीडम फाइटर थे, और कहा जाता है कि हिंदुस्तान को आजादी उन्होंने ही दिलाई, नाथूराम गोडसे ने नहीं दिलाई। तो अगर आप एक नेता का और एक जनमानस नेता का हत्या करते हैं तो ये कहीं ना कहीं से गलत है। आप उतने बड़े आदमी का हत्या नहीं कर सकते हैं। आपका कुछ विरोध है तो आप उसको समाज में लाइए, आप उनके साथ बैठ के बात करिए, आप उनका हत्या नहीं करिए। हत्या गलत है, हत्या कभी नहीं करना। यहीं पे मेरा एक और चीज कहना था कि उन्होंने बहुत, क्योंकि अगर हम नाथूराम गोडसे के पूरे इतिहास को पढ़ेंगे तो उन्होंने बहुत जगह पे गांधी जी का विरोध किया था, बहुत जगह पे उन्होंने बहुत सारी चीजें की थी, क्योंकि उनको दुख ये था कि इस्लामिक तुष्टीकरण और पाकिस्तान को पैसा दिया जाना है। बहुत सारी चीजें थी जहाँ पर वो गांधी जी से का विरोध करते थे, बहुत सारी चीजें थी। लेकिन फिर भी एक 40 साल से
कम उम्र का इंसान, एक 70 साल से ज़्यादा उम्र के इंसान जो कि खुद वृद्ध हो चुका है, उसका इसलिए हत्या कर देता है और अपना जवानी इसलिए न्यौछावर कर देता है क्योंकि उसको लगता है कि ये गलत है। अगर वो छोड़ भी देता तो गांधी जी ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहते, लेकिन गांधी जी मरने की अवस्था तक जाने वाले थे। हालांकि नहीं मरना चाहिए, गलत चीज़ है, लेकिन ये अभी 40 साल के नीचे ही थे। इन्होंने तो अपनी जवानी एक भारत माता के नाम कर दी। देखिए, विरोध, जैसे आप इतिहास पढ़ेंगे तो उस समय गरम दल नरम दल दो नेता थे। गांधी जी के नीतियों का विरोध बहुत लोगों ने किया, सुभाष चंद्र बोस जी ने भी किया और बहुत लोगों ने किया। तो क्या किसी और के मन में नहीं आया होगा कि भाई गांधी जी का हत्या कर दे? ऐसा बहुत लोगों के मन में विचार आया होगा। ठीक है, मतलब आपका ये कहना है कि हत्या नहीं, नाथूराम गोडसे ने गलत किया। हाँ, नाथूराम गोडसे ने हत्या करके गलत किया। उनका जो भी बात था उसे बैठ के बात करना चाहिए था, कोई ना कोई उपाय निकलता, देखा जाता। ठीक है, ठीक है। तो जैसा कि आपने सुना कि इनका सिनेमा पे क्या विचार है, मैंने श्री साकेत शाही से बात की और इन्होंने अपनी बेबाक राय रखी अपने सिनेमा क्षेत्र पे, तो मैं इनका यहाँ पे धन्यवाद करना चाहता हूँ। नमस्कार। आतंक देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम।